जब बेटों ने किया बूढ़े माँ बाप का बंटवारा, तब पिता का फैसला सुनकर सब दंग रह गए। दीनानाथ जी और सुनैना जी के दो बेटे राज और रमन थे। उन्होंने अपने बेटों का पालन पोषण बड़े अच्छे से किया। उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और उन्हें अपनी दुकान पर अपने बेटों को बैठकर वहाँ की जिम्मेदारियाँ को संभालना सिखाया। उन्होंने सोचा कि अब उनके बेटे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी कर दी जाए। उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखनी चालू कर दी और स्नेहा नाम की लड़की पसंद आ गई और बड़े बेटे की शादी धूमधाम से हो गई। स्नेहा जब बहू बनकर आई, तब घर में खुशियों का माहौल था और दिन सबके हंसी खुशी बीत रहे थे। कुछ सालों बाद छोटे बेटे रमन की शादी हो गई। जब छोटे बेटे रमन की प्रिया से शादी हुई, कुछ दिन तो सब सही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और देवरानी जेठानी में मनमुटाव होने लगा। दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। प्रिया जो भी काम करती वह स्नेहा को बिल्कुल ना भाता और स्नेहा जो भी करती वह प्रिया को बिल्कुल ना मन भाता था। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही काम को लेकर झगड़ा हो जाता था, जिसका खामियाजा बेचारे दीनानाथ जी और सुनैना जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपति को चाय नाश्ता या खाना देने तक राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवाकर खा लेती। पतियों को कह देती कि वे अपने ऑफिस के कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की भी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई यह तक देखने नहीं आता कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। सुनैना जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और दीनानाथ जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती। उस पर भी बड़ी बहू स्नेहा बोल पड़ती, माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे। ना स्नेहा रसोई साफ करती ना प्रिया। आखिरकार बेचारी सुनैना जी ही कांपते हाथों से रसोई भी साफ कर देती। सुनैना जी से अब रसोई का ज़्यादा काम होता नहीं था। एक तो उम्र हो चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ देती थी, तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। दीनानाथ जी कहते भी थे, दो दो बहुओं के होते हुए सुनैना, तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है, ये जिल्लत उठानी पड़ रही है। क्या इन्हीं दिनों के लिए दोनों बेटों की शादी करवाई थी? दीनानाथ जी और सुनैना जी का यह संयुक्त परिवार दीनानाथ जी के पिता के द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें दीनानाथ जी और सुनैना जी नीचे बाहर बने कमरे में रहते और दोनों बेटों और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते थे। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थीं। यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना बहुत पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे। वे ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। वे बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे और उन्हें अब इस बुढ़ापे में बाहर का खाना हजम नहीं होता था। अगर वह कहते भी तो क्या। एक दिन बहुओं के इन हरकतों से तंग आकर दीनानाथ जी बोले, राज और रमन, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियाँ अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं पटती है तो वे घर के काम बांट लें।
सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूं रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उस दिन से घर के सारे काम बांट लिए गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से दीनानाथ जी और सुनैना जी को 2 वक्त का खाना मिल जाता, पर बुढ़ापे में प्यार और सम्मान नहीं मिलता था। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुनैना जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू प्रिया से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला करो। सुनैना के इतना कहते ही प्रिया ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वह कहने लगी, माँ जी, एक तो आपको खाना बना कर दो, ऊपर से आपके नखरे उठाओ। छोटी बहू बड़बड़ाती रहती है, एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो, मुझसे नहीं होता रोज खाना बनाना। यह सब बोलकर अपने कमरे में चली गई और फ़ोन करके अपने पति और अपनी माँ को बताने लगी। तो उसकी माँ ने कहा कि अपनी सास से क्यों नहीं कह देती कि आप अपनी लाडली बड़ी बहू स्नेहा के पास खाना क्यों नहीं खाती। प्रिया की माँ उसे भड़काती है, अपनी सास से कह दो। वह गई अपनी सास से बोली, एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप, दोनों समय का खाना आपकी लाडली बड़ी बहू के पास से क्यों नहीं खाती। जब बड़ी बहू स्नेहा को पता चला कि प्रिया ने माँ जी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ जाए, इसलिए वह बोली, माँ जी, जो मिले खा लिया कीजिए ना, बेवजह क्यों किसी के खाने में नुक्स निकालती रहती हैं। सुनैना जी ने बड़ी बहू से कहा, बहू, मैंने कोई नुक्स नहीं निकाला, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि बहू, खाने में नमक थोड़ा कम डाला करो, मेरा बीपी बढ़ा है। बस इतना ही सुनते ही छोटी बहू मुझ पर बरस पड़ी। आप तो जानती ही हैं, हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज़, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले उससे पेट भर लिया कीजिए। उस दिन दीनानाथ जी और सुनैना जी यह बात भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। वहाँ दुकान पर राज और रमन की पैसों को लेकर लड़ाई होने लगी। राज ने कहा, रमन दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और रमन कह रहा था, राज उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं और अब अपना अपना देखें। राज का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर रमन इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारा कर लेना ही सही रहेगा, ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएँ। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया राज के हिस्से और इस गांव से दूर दूसरे गांव का मकान आया रमन के हिस्से में। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। यह सब सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गईं। प्रिया अपने पति रमन से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर
आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा और उन्होंने आपसे हिसाब मांगना तो दूर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ राज की पत्नी स्नेहा भी बहुत खुश थी। वह बोली, इस प्रिया का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही आपसे कहते थी, एक नंबर के चोर और नालायक हैं यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माँ पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। दीनानाथ जी और सुनैना जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और दोनों की आंखों में आंसू थे। जिस घर को, जिस परिवार को उन्होंने तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर एक रखा था, वह आज अलग हो गए और वह दो हिस्सों में बट गया। और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू स्नेहा बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं। जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू प्रिया बोली, हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे। किसी एक का माथे नहीं मर देंगे इनको। वैसे तो दोनों बहू की बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस मामले में दोनों एक साथ बोल पड़ी। दोनों के एक मत हैं। वैसे तो दोनों एक पूरब और एक पश्चिम। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का यह नज़ारा देखकर दीनानाथ जी आज चिंतित हो गए थे। वह सुनैना जी से चिंतित होकर बोले, देख रही हो, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे बहुओं में झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे थे। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा कर मन नहीं भरा इनका। अभी तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए हैं। सुनैना जी बोली, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुनैना जी ने दीनानाथ जी से तो कह दिया सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें भी चिंता हो रही थी। सुनैना जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह दीनानाथ जी के बिना कैसे रह पाएंगी और दीनानाथ जी की सुनैना जी में उनकी तो जान बसती थी। वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। दीनानाथ जी सुनैना नाथ जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा रमन बोला, माँ, आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है तो आप मेरे साथ हमारे नए घर में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। दीनानाथ जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वे बोले, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। हम कोई चीज़ या वस्तु नहीं हैं जो तुम हमें दो हिस्सों में बांट रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और अब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाले बंटवारे में? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट दिया, तो यह पुश्तैनी मकान भी मेरा ही है। यह कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों ने यह नाटक में कब से देखता रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोल कर सुन लो, इस गांव से दूर हमारा मकान है जो राज के हिस्से आया है बंटवारे में।
तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहाँ बस जाओ। मैं और सुनैना हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों भाई छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कांताबाई, जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है, उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थी, वे अब बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके हाथ से यह भी पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में करनी पड़ेगी। और जो गांव से दूर मकान था, वहां एक दूसरे के बगल में रहकर रोज एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोनों भाई और उनकी पत्नियां छोटा सा मुंह लेकर गांव वाले मकान में रहने के लिए चले गए। अब बूढ़े माता पिता दुकान का अपने हिस्से वाला पैसा लेते और कांताबाई से खाना मंगवा कर खाते और दवा दारू कराते और आराम से जी रहे थे। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं थी। बस उन्हें टेंशन थी तो बस इस बात की कि जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया वह उन्हें बुढ़ापे में सहारा देंगे। वही बेटे बहू उन्हें 2 हिस्सों में बांटने के लिए पर जी जान निकाल रहे थे। जिन बच्चों को एक माता पिता साथ रहकर पाल सकते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को अलग अलग करने में तुले हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं, उनका ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे एकमात्र पर्ची निकालकर अलग करना चाहते थे। यह तो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचें। माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा हैं, एक दूसरे की लाठी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुनने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।